मोटी और पतली बहन के पतियों का प्यार। अरे वाह लड्डू, मुझे चाहिए। अरे 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 तारा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि शादी वगैरह में तू बस सलाद वगैरह ही खाकर अपना गुजारा किया कर। जरा देख दुल्हन की तरह कितनी फिट और सुंदर है, और एक तू है, खा खा कर तूने अपना ढसरा ही बिगाड़ रखा है। कोई भी लड़की तेरी उम्र में इतनी मोटी नहीं होती। अगर तूने अपने वजन का कुछ नहीं किया तो तुझसे शादी करने के लिए कोई भी लड़का हामी नहीं भरेगा। माँ, आप घर में तो मेरी हर चीज पर रोक टोक लगाती ही हो, कम से कम मुझे दावत में तो खाने ही दो ना, मैं घर जाकर एक्सरसाइज कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस लड्डू की खुशबू से ही काम चला ले। तुझे खाने के लिए सिर्फ ये गाजर मूली ही मिलेंगे। और हाँ, एक और बात, अगर मैंने किसी को भी मुझे ये बताते या सुनते हुए देखा कि इन पकवानों के आसपास भी तू भटकी, तो फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगी। ठीक है माँ, मैं बस इन मिठाइयों की खुशबू से ही काम चला लूंगी। बेचारी तारा उदास हो गई। वो मोटी थी, जिसकी वजह से उसकी माँ उसे पतली करने के लिए उसके साथ इतनी सख्ती से बर्ताव करती थी। तारा की एक छोटी बहन भी थी, ऐश्वर्या। अरे ऐश्वर्या, तुम तो हमें कुछ खाती हुई दिखाई ही नहीं दे रही हो। ये लो रसगुल्ला खाओ। नहीं शुक्रिया, लेकिन मैं डाइटिंग पर हूँ। डाइटिंग? लेकिन तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है, कितनी तो पतली कमर है तुम्हारी। फिर भी ये इतनी शुगर वगैरह मेरी डिक्शनरी में नहीं है। ऐश्वर्या ऐसे बोलती हुई उस लड़की के पास से चली आई। तारा और ऐश्वर्या में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ ऐश्वर्या थी जो बहुत ही पतली दुबली नाजुक सी लड़की थी, और दूसरी तरफ थी तारा जो ऐश्वर्या से बिल्कुल अलग थी। अरे अरे देखो, ये दोनों बहनें हैं। क्या सच में? अरे एक तो कमसिन कली है और दूसरी भैंस। या कहीं एक फूल है तो दूसरी सांड। ऐश्वर्या चल, यहाँ से चलते हैं। देखिए औरतें मेरा मजाक बना रही हैं। दीदी, अब इसमें इन औरतों की क्या खता है? जब आप गधी की तरह खाओगी तो हाथी की तरह ही फूलोगी ना, और जब आप ऐसी दिखाई दोगी तो सभी आपका मजाक ही बनाएंगे ना। तू भी ऐश्वर्या? मैं सही ही बोल रही हूँ दीदी, अभी भी समय है, आप भी अपना वजन घटा लो, वरना अभी तो दुनिया ताने दे रही है, कल को आपके ससुराल में भी आपको कोई प्यार नहीं देगा। ऐश्वर्या की बात सुनकर बेचारी तारा हक्का बक्का रह गई। ऐश्वर्या को अपने ऊपर गुरूर था क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छा फिगर था, लेकिन बेचारी तारा अपने मोटापे की वजह से परेशान रहती थी। अब दोनों ही बहनें जवान हो चुकी थी, इसीलिए उनके माँ बाप को उनकी शादी की भी चिंता रहती थी। ऐश्वर्या के लिए तो दिनेश को एक बड़े घराने का रिश्ता मिल गया था, लेकिन तारा के लिए किसी भी बड़े घर का रिश्ता नहीं मिल पाया, और एक गरीब सा घराना देखकर ही दिनेश ने तारा का रिश्ता उस घर के बेटे से पक्का कर दिया। देखते ही देखते समय बीत गया और दोनों ही बहनों की शादी हो गई, और वो दोनों ही अपना मायका छोड़कर ससुराल आ गई। अरे नहीं, मेरे ससुराल वाले मेरे मायके की तरह अमीर नहीं, यहाँ तो सरकारी राशन से ही पूरे महीने का गुजारा होता है। मुझे अपनी रोटी की खुराक को घटाना होगा। आज से मैं 3 नहीं, सिर्फ 1 ही रोटी खाऊंगी, ताकि मेरे घर में मेरी वजह से खाने को लेकर कोई किल्लत ना हो। तारा ने अपनी ससुराल में अपनी सास, ननद और पति के लिए 3-3 रोटियां बना ली, और अपने लिए वो सिर्फ 1 ही रोटी बनाकर सबसे अलग अपना खाना लेकर बैठ गई। अरे नील बेटा, ये बहू कहाँ गई? हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं माँ, शायद उसे शर्म आ रही है। आप दोनों यहीं रहिए, आज मैं तारा के साथ खाना खा लूंगा। नील अपने हिस्से की रोटी और सब्जी लेकर कमरे में तारा के पास ही चला गया, जहाँ नील को देखकर तारा ने अपनी रोटी को दुबका दिया। क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं। मैं सब कुछ जानता हूँ। तारा, तुमने अपने लिए सिर्फ 1 रोटी क्यों ली है? वो मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है। आओ मेरे पास आओ, आओ अभी। जी? जमाने को बोलने दो, वो जो भी बोलते हैं। तुम्हें उनकी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे लोगों का तो काम ही है बोलने का। तुम्हें ऐसे कम खाने और राशन वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो मेरे गोलू मोलू। हम भी ना नील जी। अरे गोल्टू, तुम कितने क्यूट हो। तारा ने जो सोचा भी नहीं था, उसे अपने ससुराल में वो प्यार मिल रहा था, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या के ससुराल में। ये सब क्या है ऐश्वर्या? अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट किया था, फिर अब ये क्या खा रही हो?
युग जी, ब्रेकफास्ट किए हुए तो मुझे घंटों हो गए हैं और अब मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। ओ गॉड, जरा अपनी हालत देखो, कितना बेडौल शरीर हो गया है तुम्हारा। और ऐसी हालत में तुम ये ऑयली फूड कैसे खा सकती हो? रखो, इस खाने को यहीं रखो। लेकिन खाने में तो थोड़ा बहुत तेल डलता ही है। ओ गॉड, देखो ऐश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब से तुम सारा टाइम डाइटिंग पर रहोगी। ब्रेकफास्ट में सिर्फ एक सेब, दोपहर के खाने में कच्ची सब्जियां और शाम में सिर्फ प्रोटीन स्मूदी, ओके? और इससे आगे भी कुछ भी नहीं सुनूंगा मैं। ऐश्वर्या से ऐसे बोलकर उसके पति ने उसके हाथ से खाने की प्लेट को छीन लिया। तुम अब खाना नहीं खाओगी, बस। युग ऐश्वर्या के हाथों से खाने की प्लेट छीन कर ले गया। बेचारी ऐश्वर्या पतली दुबली होने के बाद भी अपने पति के दिल में जगह नहीं बना पाई थी और तारा मोटी होते हुए भी अपने पति के दिल पर राज कर रही थी। ऐसे ही 1 महीने का समय बीत गया और दोनों ही बहनों के माँ बाप ने 1 महीने बाद अपनी बेटियों के दामादों के साथ दावत की। आज मेरी दोनों बच्चियां आएंगी, मैं ऐश्वर्या और तारा की पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। ममता बड़े मन से पकवान बना रही थी और कुछ ही देर में तैयार होकर ऐश्वर्या और उसका पति ममता के घर पहुंच गए। आजा मेरी बच्ची, दामाद जी आप भी आइए। अरे ऐश्वर्या, तुझे क्या हो गया बच्चे? तू तो और भी ज्यादा पतली हो गई। बस पूछो मत माँ। सासू माँ, पतला ही अच्छा होता है। युग ऐसे बोलता हुआ ऐश्वर्या को अंदर ले गया। कुछ ही देर में वहाँ तारा और नील भी पहुंच गए। माँ, आजा मेरी मोटो। आइए दामाद जी, अंदर ऐश्वर्या और युग बैठे हुए, आप दोनों भी वहीं चले जाओ। ममता ने तारा और नील को भी ऐश्वर्या और युग के पास ही भेज दिया और फिर वो उन सभी के लिए नाश्ता लेकर आई। ये लीजिए। अरे ऐश्वर्या, खा, तू पीछे क्यों बैठ गई है? हाँ माँ, मैं ले लूंगी। खाओ तारा। ये सब खाऊंगी तो और मोटी हो जाऊंगी। मैंने कितनी बार बोला है, बेकार की बातें मत सोचा करो, और तुम चाहे कैसी ही क्यों ना हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूंगा। ये लो, आ करो। नील अपने हाथों से तारा को खिलाने लगा। अपनी बड़ी बहन को इतना प्यार मिलता देख ऐश्वर्या की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। क्या हुआ ऐश्वर्या? जिस प्यार की तलब मैंने भी रखी हुई थी वो प्यार आपको मिल रहा है दीदी। अपने पति की नजर में अच्छा बनने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पति को मेरा आपा कभी अच्छा ही नहीं लगा। ऐश्वर्या ने रोते हुए अपने मायके में पूरी बात बता दी। उसे ऐसे रोता देख युग को भी अपनी ज्यादती का एहसास हो रहा था। फर्क इससे नहीं पड़ता कि तुम्हारी पत्नी मोटी है या पतली, फर्क पड़ता है कि उसका चरित्र कैसा है। कल को अगर तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से ऐश्वर्या को कुछ हो गया तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगे? इसीलिए अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखो, समझे? मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं। अब मैं ऐश्वर्या के खाने पीने पर कभी भी रोक नहीं लगाऊंगा और उसे हमेशा खुश रखूंगा। ऐश्वर्या, मुझे माफ कर दो। ऐसे बात नहीं बनेगी। आज तुम अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिलाना, तब हम मानेंगे। क्यों नहीं, ये लो ऐश्वर्या, और आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। नील की बातों ने युग की आंखें खोल दी। उस दिन के बाद से युग ने कभी ऐश्वर्या के खाने पीने पर रोक टोक नहीं लगाई। उसने उस दिन भी ऐश्वर्या को अपने हाथों से सारी चीजें खिलाई और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। ठंड में गरीब के घर आई नई रजाई। पार्वती, देखो मैं अभी शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो उन्हें खाना खिला देना। जी मालकिन, जैसा आप कहें। मालिनी ऐसा कहने के बाद अपनी कार में बैठती है और शॉपिंग के लिए निकल जाती है। कार में बैठने के बाद उसे याद आता है कि उसने नोट की गड्डी अपने कमरे में यूं ही खुली छोड़ दी थी। अरे ये क्या किया मैंने? ओहो, मैंने तो अपने सारे नोट की गड्डी ऐसे ही खुले में छोड़ दी। अगर किसी ने उठा ली तो? अरे कहीं ये नई वाली नौकरानी पैसे तो नहीं निकाल लेगी। मालिनी ऐसा सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, इस नौकरानी के घर का एड्रेस तो मुझे पता है, फिर दिक्कत की क्या बात है। मैं इसी प्रकार इसे देख लूंगी कि ये भरोसे लायक है या नहीं। ऐसा सोचकर मालिनी शॉपिंग के लिए निकल जाती है। इसके बाद वो एक बहुत बड़े मॉल में जाती है और वहाँ पर मैनेजर को बहुत सारे कंबल का ऑर्डर देती है।
देखिए, आपको पता है ना कि हर साल मैं गरीबों में कंबल और खाना बांटती हूँ। इस बार भी मुझे कंबल और खाना बांटना है। इस बार मुझे कम से कम 1000 कंबल का सेट चाहिए। जैसा आप चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं 1000 कंबल का सेट आपके घर पर पहुंचा देता हूँ। मालिनी ऑर्डर देने के बाद अपनी जरूरत का सामान लेती है और अपनी पसंद की एक बहुत महंगी रजाई लेकर अपने घर लौट आती है। जब पार्वती रजाई देखती है तो उसे अपने बच्चे याद आते हैं। हे भगवान, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है और मेरे बच्चे भी बिना रजाई और कंबल के रहते हैं। मुझे तो उनके लिए भी रजाई लेनी थी, लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं। अब मैं क्या करूं? पार्वती थोड़ी सी परेशान हो जाती है। इसी के चलते मालिनी जब पार्वती का चेहरा देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। क्या हुआ पार्वती, तेरे चेहरे के 12 क्यों बजे हैं? बस ऐसे ही मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पार्वती जब घर पर आती है तो उसके बच्चे धूप में आंगन में बैठे हुए उसे नजर आते हैं। दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हो तुम? हाँ, घर के अंदर बैठकर पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? माँ, अंदर बहुत ठंडा लग रहा है। कम से कम बाहर आंगन में धूप है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठकर काम कर रहे हैं। हाँ माँ, हमारे सभी दोस्तों के पास अच्छे अच्छे स्वेटर हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चादर है। रात को उसमें भी बहुत ठंड लगती है माँ। परेशान क्यों हो रहे हो तुम? चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी एक रजाई लूंगी और फिर हम उसे गरम गरम ओढ़ेंगे। बहुत आराम से सोएंगे रजाई में। ये सुनकर दोनों बच्चे आराम से धूप में बैठकर पढ़ाई करते रहते हैं। तो वहीं पार्वती चुपचाप घर के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी राजेश भी काम पर से वापस आ जाता है। क्या बना रही हो? जल्दी से मुझे खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए ना, मैं अभी आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पार्वती ऐसा कहकर कुछ ही देर में राजेश को खाना परोस देती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को भी खाना खिलाती है। ऐसे ही देखते शाम हो जाती है और शाम के समय बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। दोनों बच्चे घर के अंदर बैठ जाते हैं और वहीं रात का खाना खाने के बाद पार्वती जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बिस्तर लगा देती है और वही फटी पुरानी चादर निकाल लेती है। माँ, इस अकेली चादर में बहुत ठंड लगती है रात को। हाँ माँ, आप नई रजाई कब खरीदोगे माँ? हाँ, मुझे भी पता है कि इस चादर में ठंड लगती होगी, लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे मेरे पास होंगे तो उन्हें जरा भी ठंड नहीं लगेगी। चलो तुम दोनों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ। राजेश ऐसा कहकर अपने दोनों बच्चों को सुला देता है। दोनों बच्चों के सोने के बाद पार्वती बिना चादर के ही एक कोने में सो जाती है। भाग्यवान, इस तरह बिना चादर के रात को सोओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। थोड़ा सा कोना लेकर चादर के अंदर आ जाओ। ज्यादा मेरे बच्चों को चादर की जरूरत है। आप तो देख ही रहे हो ना, ठंड कितनी ज्यादा बढ़ रही है। इन्हें अब एक रजाई की जरूरत है। मेहनत कर तो रहा हूँ, जैसे ही मालिक मुझे पैसे दे देंगे मैं उनके लिए एक रजाई जरूर ले आऊंगा। राजेश इस तरह खाने के बाद सो जाता है। अगले दिन जब सब सुबह सुबह उठते हैं तो राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। काम पर वो दिन रात मेहनत करता है और शाम होते ही वो अपने मालिक से पैसे मांगता है। मालिक, मेरे दोनों बच्चे रोजाना ठंड में सोते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। ऊपर से घर का राशन भी खत्म हो गया है। मजबूरी है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, चाहे पूरे नहीं थोड़े ही दे दीजिए। अरे जब देखो पैसे ही मांगता रहता है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, कल जब बैंक से लेकर आऊंगा तब दे दूंगा। राजेश का मालिक ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद बेचारा राजेश मायूस होकर वापस घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मालिक से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब मैं क्या करूं, अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचाऊं? पार्वती भी ये सोचकर थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं था। दोनों रात को फिर से एक चादर ओढ़कर अपने बच्चों को लेकर सो जाते हैं, लेकिन रात में कभी चादर किसी के ऊपर से हटती है तो कभी किसी के ऊपर से हट जाती है। इसी के चलते दोनों के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। अरे ये क्या, मेरे बच्चों को तो बुखार चढ़ गया है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्वती भी अपनी मालकिन से पैसे मांगने की सोचती है, लेकिन वो एक हफ्ते के लिए विदेश चली जाती है, जिसे पार्वती को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ राजेश का मालिक बड़े ही रो रो कर राजेश को पैसे दे देता है। उस दिन राजेश बहुत खुश होता है और रास्ते में आते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है। आज तो मैं बच्चों के लिए रजाई लेकर ही जाऊंगा। मेरे बच्चे ठंड में बीमार हो गए हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता।
राजेश ऐसा सोचकर अपने घर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक कार से लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। उसको देखकर सभी लोग वहाँ तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन राजेश से उसकी हालत देखी नहीं जाती। वो उसे फौरन उठाता है और वहाँ से अस्पताल ले जाता है, जहाँ वो अपने पैसों से उस लड़की का इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, आप इसका अच्छे से इलाज कीजिए, मैं पैसे दूंगा। अपने बच्चों के बारे में ना सोचकर वो सारे पैसे उस लड़की के इलाज में लगा देता है और वापस घर लौट आता है। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे सब समझ जाते हैं, जिसके चलते कोई भी उसे कुछ कहता नहीं है। बच्चों, कुछ दिन और सही, भगवान और कितना ही हमारे ऊपर जुल्म कर सकता है, उसे कभी न कभी तो हमारे ऊपर तरस आ ही जाएगा। राजेश ऐसा अपने बच्चों से कहकर उन्हें चटाई पर लेटा देता है और उन्हें चादर उड़ाकर सुला देता है। दोनों बच्चे और दोनों मियाँ बीवी ठंड से कपकपाते रहते हैं। वहीं खिड़की से एक आदमी उन्हें इस तरह देखता है और तुरंत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, अब इस समय कौन आया होगा? चलो मैं देखता हूँ। तुम लेटी रहो पार्वती। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वहाँ एक बहुत ही अमीर आदमी एक रजाई, कुछ कपड़े और कुछ खाने के सामान को लेकर साथ में खड़ा होता है। मुश्किल से मिला है मुझे आपका घर। मुझे यकीन नहीं होता आज भी लोगों के अंदर इंसानियत बाकी है। आपने जो मेरी बेटी के लिए किया शायद कोई कभी नहीं करता, और मेरी बेटी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती। लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बच्ची जीवित है और सांस ले रही है। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। ये रजाई, ये गर्म कपड़े और खाने का कुछ सामान लाया हूँ, इसे स्वीकार कर लीजिए। रजाई देखते ही राजेश बहुत खुश होता है। उसे नहीं पता था कि उसके किए अच्छे कर्मों का फल उसे इस प्रकार मिलेगा। वो सारा सामान स्वीकारता है और उस रात वो अपने दोनों बच्चों को लेकर पत्नी के साथ और खुद रजाई ओढ़कर सोता है। इस प्रकार अब उनके पास एक खुद की रजाई होती है और वो ठंड में चैन की नींद सोते हैं।